स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग का न्यूमेरिकल ही चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट लिखिए। इफ y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स वेयर y एंड x आर डिस्टेंस एंड t इज टाइम, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड k। यदि y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, जहां y और x क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरी, और t क्या है, टाइम यानी कि समय, तो a ओमेगा और k का डायमेंशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि साइन के अंदर दो टर्म है। एक टर्म है ओमेगा टी, इसको हम थीटा 1 मान लेंगे, और दूसरा टर्म है के एक्स, इसको थीटा 2 मान लेंगे। तो अगर इसको आप थीटा 1 मानोगे तो यहां से ओमेगा का डायमेंशन मिल जाएगा, इसको थीटा 2 मानोगे यहां से के का डायमेंशन मिल जाएगा। तो ओमेगा और के तो निकल गया। अब ए का डायमेंशन कहां से निकलेगा, तो ए का डायमेंशन निकलेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ए का डायमेंशन वाई के बराबर होगा, क्योंकि ये जो साइन थीटा है ये डायमेंशन लेस है। आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ए, ओमेगा और के का डायमेंशन निकालना है। तो चलिए इसमें हम पहले POH यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। गिवन क्या दिया गया है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दिया गया समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। तो चूंकि इस समीकरण में दो पद हैं, दो ही टर्म है, तो दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। तो y का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे इसको, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 को क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा का डायमेंशन 1 होता है यानी डायमेंशन लेस होता है। y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l, क्योंकि y का मतलब डिस्टेंस है, तो y का डायमेंशन हो जाएगा l। ए का डायमेंशन नहीं पता है तो ए को ए ही लिखेंगे, और साइन थीटा का 1 हो गया। तो ए का डायमेंशन कितना निकल गया, एल के बराबर। अब इसमें एम और टी नहीं है, तो एम पर पावर 0 और टी पर पावर 0 इस तरह से लिख सकते हैं। यह एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। यहाँ पर आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ए का डायमेंशन एल हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर इसमें एम और टी डालना चाहें, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो एम एल टी जरूर लिखते हैं, तो इसमें m और t नहीं है तो m पर पावर 0 t पर पावर 0 लिख सकते हैं। m पर पावर 0 1 हो गया, t पर पावर 0 1 हो गया, 1 गुना l गुना 1, तो l ही निकलेगा। अब चलते हैं ओमेगा का डायमेंशन निकालने। तो ओमेगा t क्या है, थीटा 1 के बराबर है। तो अगर ओमेगा t थीटा 1 है तो ओमेगा t का डायमेंशन थीटा 1 के डायमेंशन के बराबर होगा। ओमेगा का डायमेंशन नहीं पता है तो ओमेगा को ओमेगा ही लिखेंगे। टाइम का डायमेंशन t हो गया, थीटा 1 डायमेंशन लेस है, 1 हो गया, तो ओमेगा का डायमेंशन हो गया 1/t, t माइनस 1। अब इसको भी अगर MLT फॉर्म में लिखें तो m तो इसमें है नहीं, तो m पर पावर 0 लिख सकते हैं। l भी नहीं है, l पर पावर 0 लिख सकते हैं, और t पर पावर -1। चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए के एक्स का मान किसके बराबर है, थीटा 2 के बराबर। के एक्स का वैल्यू थीटा 2 के बराबर है, तो के एक्स का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, थीटा 2 के डायमेंशन के बराबर होगा। के का डायमेंशन नहीं पता है तो के को के ही लिखेंगे। एक्स का मतलब डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ के बराबर होगा l, और थीटा 2 तो डायमेंशन लेस है, 1 हो गया, तो के का डायमेंशन 1/l, l-1। अब इसमें m और t नहीं है तो m पर पावर 0 और t पर पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ L इज इंडक्टेंस, L क्या है, इंडक्टेंस है, एंड C इज कैपेसिटेंस, और C क्या है, कैपेसिटेंस है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ √1/LC। तो अंडर रूट वन का वैल्यू 1 होगा
और अंडर रूट एल सी को अंडर रूट एल सी लिखेंगे। तो रूट अंडर 1/LC को 1/√LC लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर L इंडक्टेंस हो यानी प्रेरकत्व हो और C कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटेंस को हम कैपेसिटी भी कहते हैं, तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को हिंदी में धारिता कहते हैं। तो अगर L इंडक्टेंस हो और C कैपेसिटेंस हो तो 1/√LC का डायमेंशन क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि LC का डायमेंशन t² के बराबर होता है। LC का डायमेंशन t² होगा तो रूट LC, ये LC के जगह हम क्या करेंगे, t² डालेंगे, तो t² का रूट t निकलेगा और 1/t कितना हो जाएगा, t-1। तो देखिए LC का डायमेंशन होता है t², ये तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो 1/√LC कितना हो जाएगा, 1/√LC के जगह हम क्या रखेंगे, t²। तो रूट t² कितना हो जाएगा t, और 1/t कितना हो जाएगा, t-1। तो 1/√LC का जो डायमेंशन निकलेगा वो निकलेगा t-1। इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ x बराबर 3yz², यदि x का मान कितना हो, 3yz² के बराबर हो, जहां x कैपेसिटेंस है और z क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ y। तो y का डायमेंशन निकालना है। तो आंसर देखिए, गिवन x बराबर 3yz², x का मान 3yz² दिया गया है, x का मतलब है कैपेसिटेंस तो c लिख दिए, y का मान निकालना है तो y को y ही लिखेंगे, और z का मान दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, तो z के जगह हम b लिखेंगे, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो c बराबर 3yb² लिख देंगे। अब चूंकि y का डायमेंशन निकालना है तो y को एक तरफ कर देंगे, अब बाकी सबको दूसरे तरफ। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस समीकरण में दो ही पद हैं, एक पद है c और एक पद है 3yb², दोनों का बीमा यानी दोनों का डायमेंशन बराबर होगा, तो c का डायमेंशन हो गया 3yb² के बराबर, c का डायमेंशन हो जाएगा y × b² के बराबर। चूंकि 3 एक संख्या है, नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो 3 को इसलिए हम छोड़ देंगे। अब y का डायमेंशन निकालना है तो y का डायमेंशन किसके बराबर होगा, c/b² के बराबर होगा। y का डायमेंशन किसके बराबर होगा, c/b²। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले c का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का हम डायमेंशन निकाल लेंगे, और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको याद होगा, टेबल नंबर 2 बोले थे याद करने, लास्ट में देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ही बताएं। तो c का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का डायमेंशन तो याद नहीं होगा क्योंकि ये टेबल 2 में है ही नहीं, तो कैपेसिटी का पहले हम डायमेंशन निकालेंगे, कहाँ से, फार्मूला से। तो c का फार्मूला होता है q/v, जहाँ q चार्ज है और v पोटेंशियल है, तो कैपेसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन हो गया it, और पोटेंशियल का डायमेंशन आपको याद करवाए थे टेबल 2 में, देखिएगा पावर इंटू i-1, तब पावर का डायमेंशन होता है ml² t-3, ये i-1, ये हो गया पोटेंशियल का डायमेंशन। पोटेंशियल को हिंदी में विभव कहते हैं और चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। तो कैपेसिटी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, चार्ज और पोटेंशियल के डायमेंशन के बराबर। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया IT, अब पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया ml² t-3 i-1। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले m को लिखेंगे, तो m यहाँ पर है, इसको ऊपर ले जाके लिखो, m पर पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 होगा। फिर l को लिखेंगे तो l नीचे में है और कहीं नहीं है, तो l पर पावर 2 है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। फिर t ऊपर भी है नीचे भी है, दो जगह t है, यहाँ पर t पर पावर 1 है, यहाँ -3 है, यह -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 होगा तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और i पर पावर 1 है और यहाँ पर -1 है, इस -1 को ऊपर ले जाएंगे तो इस 1 में यह -1 जाके +1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटी का डायमेंशन मिल गया। तो c का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन आपको याद होगा, c का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन याद होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको y का डायमेंशन मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1।
फ्रॉम इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से y का डायमेंशन किसके बराबर होगा, c/b² के बराबर। c का डायमेंशन हमने निकाल लिया m-1 l-2 t4i²। अब b का डायमेंशन, तब b माने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन टेबल नंबर 2 में देखिएगा mt-2i-1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b पर स्क्वायर है तो mt-2i-1 पे होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये m पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, m², यहाँ -2 है और यहाँ 2 है, t पर पावर देखिए -2 और यहाँ पर 2, तो गुना होके -4 हो जाएगा। ये -1 और ये 2 ये मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो m पर पावर देखिए तो कितना है, यहां भी m है यहां भी m है, यह 2 को अगर ऊपर भेज दें तो -2 होगा, तो -2 और -1 हो गया -3। इस -4 को ऊपर भेज दें तो +4 होगा, +4 में 2 घटेगा +4, अच्छा सॉरी ये t है और ये t है, देखिए ये दोनों t है, तो ये बेस सेम है तब पावर घटेगा, चूंकि भाग में लगा हुआ है तो t पर पावर 4 है और यहाँ t पर पावर -4 है, तो यह -4 ऊपर जाके कितना हो जाएगा +4, तो t पर पावर कितना हो गया 8। अब देखो i पर पावर 2 है, i पर पावर -2 है, ठीक है, तो ये -2 ऊपर जाके +2 होगा तो i पर पावर 4 होगा। l तो एक ही जगह है, ऊपर में l है नीचे में कहीं भी l नहीं है, तो l को l पर पावर -2 ही छोड़ेंगे, तो y का इस तरह से डायमेंशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, इफ st, ये t का मतलब हो गया टाइम, s का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। इफ s बराबर st का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, यानी t समय पर विस्थापन का मान, तो s बराबर कितना है v0/a इंटू 1 - e पर पावर -at, वेयर st इज डिस्प्लेसमेंट, जहां st क्या है डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है समय है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड v0, इसको v0 भी पढ़ेंगे, तो a और v0 का डायमेंशन निकालना है। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, किसका डायमेंशन निकालना है, a का और v0 का। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, ये e का मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर होता है और नंबर पर ये जो पावर है -at, यह भी तो नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नंबर पर जब भी हम कुछ भी पावर डालेंगे तो वह भी एक संख्या होगा। तब -at क्या है, नंबर है, -at नंबर है, तब -at का डायमेंशन नंबर के डायमेंशन के बराबर होगा, लेकिन नंबर का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, नंबर डायमेंशनलेस होता है। तब -at अगर नंबर है तब -at का डायमेंशन 1 होगा। माइनस, ये जो माइनस है, माइनस का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, माइनस का मतलब -1, अब -1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसीलिए a का डायमेंशन निकालना है और टाइम का डायमेंशन t होता है, बराबर 1, a बराबर 1/t, t को नीचे ले जाओ 1/t, इस t पर पावर 1 है तो ऊपर जाके -1, तो a का डायमेंशन निकल गया t पर पावर -1। फिर से इक्वेशन को देखिए, e पर पावर कितना है -at, e का मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर होता है जिसका मान 2.71 के बराबर होता है, तो नंबर पर ये जो पावर है -at भी तो नंबर है, तो -at बराबर नंबर लिखेंगे तो यहां से आपको a का डायमेंशन मिल जाएगा। अब हमको किसका डायमेंशन निकालना है, v0 का, तब v0 का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो समीकरण दिया गया है s बराबर v0/a 1 - e पर पावर -at, इस समीकरण में दो पद हैं, कितना पद है, दो पद, पहला टर्म है s और दूसरा टर्म है ये पूरा, इसीलिए क्योंकि बीच में ये क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, अगर यहाँ जोड़ रहता तो ये अलग टर्म होता, ये अलग टर्म होता, लेकिन ये सब टर्म एक साथ गुना में लिखा हुआ है तो ये मिलकर एक ही टर्म होगा, तो ये दो टर्म है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इस दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तो s का डायमेंशन किसके बराबर होगा, s का डायमेंशन हो जाएगा v0/a 1 - e पर पावर -at के बराबर, ठीक है। समीकरण में दो ही पद हैं तो दोनों का बीमा बराबर होगा। अब s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन हो जाएगा l। अब v0 का डायमेंशन निकालना है तो इसको v0 ही लिखिए, a का डायमेंशन निकल चुका है t-1, तो यहाँ t-1 लिखिए। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये 1 क्या है, एक संख्या है, और e पर पावर -at यह भी क्या है, संख्या है,
तो संख्या में जब संख्या घटेगा तो संख्या ही निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है वह नंबर है और नंबर का डायमेंशन 1 होता है। ठीक है, यह भी नंबर है, यह भी नंबर है, नंबर में नंबर घटेगा तो नंबर ही निकलेगा और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से देखो V0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो V0 बराबर हो जाएगा t पर पावर -1 भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, तो V0 बराबर हो जाएगा L गुना t पर पावर -1। तो इस तरह से a का भी डायमेंशन निकल जाएगा, V0 का भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इफ n बराबर n0 e पर पावर -λt वेयर n एंड n0 आर नंबर ऑफ एटम्स, t इज टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेमडा। यह जो सिंबल है इसको लेमडा पढ़ते हैं। देखिए इक्वेशन क्या दिया गया है, यदि n बराबर n0 e पर पावर -λt हो, जहां n तथा n0 क्या है, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम का मतलब परमाणुओं की संख्या, और t क्या है, टाइम, तो किसका डायमेंशन निकालना है, लेमडा का। सबसे पहले ये देखो कि यह e का मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, तो इस नंबर पर ये जो पावर है -λt, तो -λt भी तो एक नंबर होगा, चूंकि e एक संख्या है तो इस पर जो पावर है -λt वह भी एक नंबर होगा। तो -λt अगर नंबर है तो λt का डायमेंशन नंबर के बराबर होगा 1। देखिए ये जो माइनस है ना, इस माइनस का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इस माइनस को हटा दें। λt का डायमेंशन नंबर के बराबर होगा यानी 1 के बराबर। लेमडा का डायमेंशन निकालना है तो लेमडा को लेमडा ही लिखेंगे। इस टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है तो उसको हम कैपिटल T लिखेंगे, तो लेमडा का डायमेंशन मिल जाएगा 1/t यानी t-1। लेमडा का डायमेंशन हो गया 1/t, t पर पावर -1, इसको लिख सकते हैं m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 इंटू ε0। इसको पढ़ेंगे μ0, इसको पढ़ेंगे ε0। μ0 क्या है, μ0 को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। μ0 को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, यानी हवा या निर्वात की पारगम्यता। परमिएबिलिटी को हिंदी में पारगम्यता कहते हैं। इस सिंबल को पढ़ेंगे μ0, और यह μ0 जो है कौन से भौतिक राशि के लिए प्रयोग हुआ है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए μ0 सिंबल यूज करते हैं, तो μ0 सिंबल यूज करते हैं हवा या निर्वात की पारगम्यता के लिए, यानी परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसको पढ़ते हैं ε0। ε0 संकेत का प्रयोग करते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर का मतलब हवा, वैक्यूम का मतलब निर्वात, तो हवा या निर्वात का परावैद्युतांक, परमिटिविटी को हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं, परमिएबिलिटी को हिंदी में पारगम्यता कहते हैं। तो ε0 से कौन सा भौतिक राशि डिनोट होता है, ε0 से हम लोग परमिटिविटी को डिनोट करते हैं। किसका परमिटिविटी, एयर या वैक्यूम का, तो हवा या निर्वात का परावैद्युतांक। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 इंटू ε0। अब देखिए इसका आंसर, वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज, वी नो दैट इसका मतलब हुआ हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल, इन एयर और वैक्यूम यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी सी का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 इंटू ε0, यानी हवा या निर्वात में जो लाइट का स्पीड होता है उसको हम c कहते हैं, और c बराबर क्या हो गया 1/√μ0 ε0। ये c क्या है, ये c है प्रकाश की चाल। अब देखिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण में दो टर्म है, पहला टर्म है c और दूसरा टर्म है 1/√μ0 इंटू ε0। इस दोनों का बीमा बराबर होगा, दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी समीकरण में जितने भी पद हैं सबका डायमेंशन बराबर होगा। तो इस समीकरण में दो टर्म है, दोनों का डायमेंशन बराबर करो, तो 1/√μ0 इंटू ε0, इसका डायमेंशन c के बराबर होगा। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट
और स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1। किसी का भी स्पीड हो, लाइट का स्पीड हो, साउंड का स्पीड हो, ट्रेन का स्पीड हो, किसी का भी स्पीड हो, स्पीड का डायमेंशन LT-1 होता है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन मिल गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात था इस फार्मूला को जानना। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट c बराबर होता है 1/√μ0 × ε0। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द डायमेंशन ऑफ μ0 × ε0। यह क्वेश्चन IIT एग्जाम में 3-4 साल पहले पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। फाइंड क्या निकालना है, μ0 गुने ε0, इसका डायमेंशन निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि c बराबर फॉर्मूला होता है 1/√μ0 × ε0। ये फार्मूला सबको पता है। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर इसलिए करेंगे ताकि यह रूट हट जाए, तो c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/μ0 × ε0। अब जिसका डायमेंशन निकालना है उसको एक तरफ करो और बाकी सबको दूसरे तरफ। तो हमको डायमेंशन चाहिए μ0 × ε0 का, तो μ0 × ε0 को ऊपर कर देंगे इधर और c² को नीचे भेज देंगे। अब देखो इस समीकरण में दो टर्म है, दोनों का डायमेंशन बराबर करो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर लगाएंगे तो μ0 गुने ε0, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा 1/c² के बराबर। तो इसका डायमेंशन जो होगा, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1। तो यहाँ पर c पर स्क्वायर है तो LT-1 पे होल स्क्वायर। अब ये l पर स्क्वायर L², ये -1 × 2 -2। अब इसको ऊपर ले जाकर लिखिए, तो L² नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो l पर पावर -2, और t पर पावर -2 है, उस ऊपर जाएगा तो t पर पावर +2 हो जाएगा। इस तरह से μ0 गुने ε0 का डायमेंशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ CV²। किसका डायमेंशन निकालना है, CV², जहां C क्या है कैपेसिटेंस है और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का दो तरीका है। पहले हम लोग पहला तरीका देखते हैं। यह एक कैपेसिटर है, ध्यान से देखिए, यह एक चार्ज्ड कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर है, चार्ज्ड कैपेसिटर। जैसे आप लोग मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर को भी चार्ज करना पड़ता है। तो एक चार्ज्ड कैपेसिटर का यह डायग्राम है। इसमें दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, और दोनों प्लेट के बीच में ये जो हमने लाइन खींचा है, यह लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कोई भी फील्ड हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है। प्रत्येक फील्ड में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज्ड कैपेसिटर है, चार्ज्ड कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर चार्ज है, एक पॉजिटिव प्लेट पे प्लस चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पे माइनस चार्ज है। तो दोनों प्लेट के बीच में ये जो लाइन हम देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जमा होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है यानी संचित ऊर्जा, किसी कैपेसिटर में संचित ऊर्जा यानी जमा किया गया ऊर्जा, तो यह ऊर्जा कहाँ जमा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसका सूत्र होता है, उसका फार्मूला होता है E = 1/2 CV²। अब कहिएगा सर ये तो नहीं जानते थे, तो जान लीजिए कि किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो उसके प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा। तो कोई भी एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 CV²। ठीक है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 CV²। अब यहाँ से देखिए CV² का मान निकालेंगे तो 2E आएगा। इस 2 को उठा के इधर करो तो इधर क्या बचेगा, CV² = 2E। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इस समीकरण में दो टर्म है तो दोनों का डायमेंशन बराबर होगा, तो CV² का डायमेंशन 2E के बराबर होगा। अब देखो CV² का डायमेंशन 2 का डायमेंशन नहीं होगा, 2 एक नंबर है, और E का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है ml² T - 2।
तो इस तरह से सी भी स्क्वायर का डायमेंशन मिल गया। एकदम आसान था। आपको बस ये जानना है कि हाफ सी भी स्क्वायर का मतलब एनर्जी होता है। तो अगर हाफ सी भी स्क्वायर का मतलब एनर्जी होगा तो हाफ को हटा दीजिए तो सी भी स्क्वायर का भी मतलब तो एनर्जी होगा, क्योंकि ये हाफ का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। अगर हाफ सी भी स्क्वायर एनर्जी के बराबर है तो सी भी स्क्वायर क्या होगा, वह भी एनर्जी के बराबर होगा। तो सी भी स्क्वायर का डायमेंशन एनर्जी के बराबर हुआ, यानी ml स्क्वायर t-2। देखिए इसका एक सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड ये है कि सी भी स्क्वायर का डायमेंशन चाहिए, इसी का ना डायमेंशन निकालना है। तो सी का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई भी, तो हम सी के जगह लिख सकते हैं क्यू बाई भी इंटू भी स्क्वायर। एक भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू इंटू भी, जहाँ क्यू चार्ज है और भी क्या है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो एक भी कैंसिल होकर क्या बचा, क्यू इंटू भी। अब ये भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज। आप टेबल 2 में जाके देखिएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने लिखा है वर्क बाई चार्ज। ये क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, क्या बच गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब वर्क, वर्क का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर t-2। तो एक ये भी तरीका है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। सी भी स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है, सी का फॉर्मूला हो गया क्यू बाई भी इंटू भी स्क्वायर, एक भी कैंसिल, क्यू भी का मतलब पोटेंशियल, वर्क बाय चार्ज, चार्ज चार्ज कैंसिल, ml स्क्वायर t-2। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल आई स्क्वायर। किसका डायमेंशन निकालना है, एल गुने आई स्क्वायर, जहां एल क्या है, इंडक्टेंस है यानी प्रेरकत्व, और आई क्या है, करेंट है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यह जो आप तार देख रहे हैं, इस तरह से स्प्रिंग के तरह लपेटा हुआ यह एक तार है, ठीक है। धातु का बना एक तार है जो स्प्रिंग की तरह लपेटा हुआ है। इस तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। इस स्प्रिंग नुमा तार को हम इंडक्टर कहते हैं। फिजिक्स में इस स्प्रिंग नुमा तार को हम क्या कहेंगे, इंडक्टर। इंडक्टर को हिंदी में कहते हैं प्रेरक। इंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरक। तो यह जो स्प्रिंग नुमा तार है इसको इंडक्टर कहते हैं। और इस तार में आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर का। तो जब भी किसी इंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर, इसके अंदर यानी इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कौन सा फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका सिंबल बी लिखते हैं। तब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी जमा रहता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, जहां E एनर्जी है, L इंडक्टेंस है, I करंट है। फिर से सुनिए, यह जो स्प्रिंग नुमा तार है इसको इंडक्टर कहते हैं। इस इंडक्टर से जब I एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी जमा रहता है, E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जमा रहता है। तो कैपेसिटर में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके प्लेटों के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी जमा होता है जिसका फॉर्मूला था हाफ सी भी स्क्वायर। इंडक्टर में आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी जमा होता है जिसका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ से एल आई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू ई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो, एल आई स्क्वायर का डायमेंशन 2 गुना एनर्जी, 2 एक संख्या, इसका डायमेंशन होगा नहीं, एनर्जी का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t-2। क्लियर है। अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ f प्लस at इज इक्वल टू b, वेयर f इज फोर्स एंड t इज टाइम, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ b बटा a। दिया गया है कि यदि f प्लस at बराबर b है, यह समीकरण है, जहां f फोर्स है, t टाइम है, a और b क्या है नहीं पता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ b बटा a।
तो b बटे a का डायमेंशन निकालना है। अब इसका आंसर देखते हैं। यह जो समीकरण है f प्लस ए टी बराबर b, इस समीकरण में 3 पद हैं। देयर आर 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन। तीनों का डायमेंशन क्या होगा? बराबर। ऐसा हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़े हैं कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 टर्म है। पहला टर्म है f, तो f का डायमेंशन, दूसरा टर्म है at, इसका डायमेंशन, और तीसरा टर्म है b। इस तीनों का डायमेंशन आपस में बराबर कर दो। अब देखो, पहला और दूसरा से a का डायमेंशन मिलेगा। ध्यान से देखो, f बराबर at, f बराबर at, तो a बराबर क्या हो जाएगा? f बाई टी। f बराबर at, तो a बराबर होगा f बाई टी। तो f माने फोर्स और t माने टाइम, दोनों का डायमेंशन भाग देंगे तो a का डायमेंशन निकल जाएगा। फिर पहला और तीसरा से क्या लिखा हुआ है? b बराबर f, b बराबर f, तो b का डायमेंशन f के बराबर होगा। f का मतलब फोर्स का डायमेंशन सबको याद है, mlt-2 होता है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा से a का डायमेंशन निकलेगा, अब पहला और तीसरा से b का डायमेंशन। तो चलिए, तो a का डायमेंशन निकलेगा f बाई टी। f का मतलब फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और टाइम का डायमेंशन t। ये t पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो ये -3 हो जाएगा। तो a का डायमेंशन निकल गया mlt-3। अब b का डायमेंशन हो गया फोर्स के बराबर, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। इस प्रकार a का भी डायमेंशन निकल गया, b का भी डायमेंशन निकल गया। अब हमको किसका डायमेंशन चाहिए? b बटा a का। तो b डिवाइडेड a, तब b के जगह b का डायमेंशन सेट कर दो। b का डायमेंशन है mlt-2। a के जगह a का डायमेंशन सेट करो। a का डायमेंशन है mlt-3। mm कैंसिल हो जाएगा, ll कैंसिल हो जाएगा, ये -3 ऊपर दे दो, +3 में 2 घटा दो तो 1 बचेगा। 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसका डायमेंशन कितना आ गया? t। तो यह भी क्वेश्चन आसान था, यानी सारे क्वेश्चन इजी थे। बस इसको समझिए और प्रैक्टिस करिए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना बार मन हो इसको बनाइए। तो जब आप अपने से बनाना शुरू करिएगा तभी वह दिमाग में धीरे धीरे सेट होगा और वो याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या किया? a का डायमेंशन निकाला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, फिर b का डायमेंशन निकाला, और लास्ट में क्या किया? b और a के डायमेंशन को डिवाइड कर दिया, तब b बटे a का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे कि यह जो आपने डायमेंशन पढ़ा उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ उसका यूज है। ठीक है, तो 4 गो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ाएंगे, और उसके अगले क्लास में फिर न्यूमेरिकल चलेगा। न्यूमेरिकल चलने के बाद फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो हम पढ़ाते हैं उसको ध्यान से और सही तरीके से पढ़िए, तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।